हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं हम जो है क्लास को शुरू करते हैं। आई आई होप कि आप मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो हम चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो जिन मेंबर्स को आना था तो आ गए। अभी लास्ट क्लासेस हैं तो अटेंडेंस बहुत कम हो गई है स्टूडेंट्स की लाइव लेक्चर्स में। बाकी असाइनमेंट वगैरह तो बहुत स्टूडेंट सबमिट करा रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स से। बहरहाल हम शुरू करते हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर है किसका, सिविल मॉड्यूल का। उसके बाद फैमिली मॉड्यूल होगा, उनके जो है 5-6 लेक्चर्स होंगे। फिर ये जो है लीगल ड्राफ्टिंग की थर्ड पेज का कंक्लूजन हो जाएगा। तो ये लास्ट लेक्चर है। और जो भी चीज़ें रिमेनिंग थी वो हम इसमें कवर कर लेंगे। तो क्या क्या हम कवर करेंगे, एक तो पापर अपील थी, उसका जो कॉन्सेप्ट हमें कवर करना था। बाकी ड्राफ्टिंग वगैरह तो इसकी अपील की तरह ही होती है। और दूसरा होता है इनलार्जमेंट ऑफ टाइम। वो क्या होता है और उसके लिए जो एप्लीकेशन होती है वो कैसे ड्राफ्ट करते हैं। और दूसरा जो लास्ट हमारा टॉपिक था, समरी सूट। और समरी सूट और ऑर्डिनरी सूट में क्या फ़र्क है, और समरी सूट कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। और समरी सूट में एक लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन होती है, तो वो उसकी ड्राफ्टिंग भी जो है हम सीखेंगे। तो चलते हैं, हम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो है पापर अपील। तो पापर अपील क्या है? डज एनीवन ऑफ नो अबाउट द पापर अपील? वैसे तो हमने सिविल अपील पढ़ी थी, एक होती है फर्स्ट अपील, दूसरी होती है सेकंड अपील। अच्छा, मकसूद बोल रहा है यस सर, तो काइंडली बताएं कि ये पापर अपील क्या होती है। एग्जैक्टली, वेरी गुड आंसर बाय मकसूद। He said कि पापर मीन्स अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे दी फीस ऑफ एडवोकेट या एडवोकेट फीस। तो जी बिल्कुल, पापर उस बंदे को बोलते हैं जो पैसे देने के काबिल ना हो। सोली, ये जो है लैंग्वेज में उसको बोलते हैं गरीब। गरीब इस हिसाब से कि उसके पास पैसे ही नहीं हो लेकिन उसके साथ कोई मसला हुआ है, अब वो अपील करना चाहता है। इसके जो इंसॉल्वेंट में भी केस कर सकता है। ऑर्डर एक इसका रिलेटेड, उसमें अगर एक बंदा इंसॉल्वेंट है तो फिर वो केस कर सकता है, और जब वो जीत जाता है तो फिर उसमें से वो फीस देगा। तो अपील में भी ऐसा ही होता है। अपील में अगर कोई बंदा गरीब है तो फिर वो पापर अपील करता है। तो पापर अपील देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पापर की मीनिंग क्या है। जैसे मकसूद ने बताया पापर की मीनिंग क्या है, ऐसा बंदा जो एडवोकेट की फीस नहीं दे सकता। तो एक इसकी है जनरल डेफिनेशन, वो क्या है कि भाई अ वेरी पुअर पर्सन, बहुत ही गरीब बंदा। और इसकी एक लीगल डेफिनेशन है, वो क्या है कि भाई अ पर्सन हु इज रिलीव्ड ऑफ द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। कोई ऐसा बंदा जिसको कोर्ट की जो भी खर्च अखराज आते हैं उससे उसको रिलीफ दिया गया है इस वजह से कि भाई वो क्या है, वो गरीब है। इस रीजन की वजह से उसको फीस माफ कर दी गई, मतलब कर दी गई हो कोर्ट की, तो वो बोलेंगे कि भाई ये पापर है। और जो भी वो करेगा, अपील डालेगा, तो वो बोली जाएगी भाई इसने पापर अपील फाइल की है। तो इसका जो ऑर्डर है, ये XLIV, ये हो गया ऑर्डर 44। ऑर्डर 44 के रूल 1 ऑफ CPC में लिखा हुआ है, एनी पर्सन इंटाइटल टू प्रेफर एंड अपील, जो भी बंदा जो अपील कर सकता हो, अगर उसके पास पैसे ही ना हो उस अपील को फाइल करने के लिए, तो वो एक एप्लीकेशन देगा, उसके साथ साथ मेमोरेंडम ऑफ अपील देगा। और वो अलो किया जाएगा कि भाई तुम जो है अपील कर सकते हो एज अ पापर। मतलब कि जो ही बंदा अपील करना चाहता है और अपील करने के लिए वो इंटाइटल्ड है, लेकिन उसके पास पैसे ही ना हो, तो ला कहता है ठीक है भाई, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई मसला ही नहीं, तुम अपील जमा कराओ, अपील के साथ एप्लीकेशन दो पापर की, और जो है तुम एज ए पापर अपील जो है फाइल करो। तो ये हो गया पापर अपील का कॉन्सेप्ट। और जो अपील होती है, अपील सेम ही होती है जैसे नॉर्मल अपील होती है। सिर्फ इसमें ये होता है कि टाइटल होता है इसमें कि पापर अपील, एप्लीकेशन फॉर पापर अपील अंडर ऑर्डर 41 रूल 1 ऑफ CPC। फिर उसके बाद जैसे अपील ड्राफ्ट करते हैं वैसे ही पापर अपील ड्राफ्ट की जाती है। तो इस वजह से हम इसको नहीं पढ़ते, जो इसका ड्राफ्ट नहीं देखते, क्योंकि ड्राफ्ट तकरीबन सेम ही है इसका। तो चलते हैं हम आगे, जो हमारा टॉपिक है वो है इनलार्जमेंट ऑफ टाइम।
इनलार्जमेंट से आपको मुराद समझ गए होंगे, इनलार्जमेंट का क्या मतलब है कि भाई टाइम को ज्यादा करना, मतलब एक टाइम फिक्स्ड है, उससे उससे ज्यादा टाइम देना। मतलब कि एक बंदे को अगर हम बोलते हैं कि भाई तुम्हें 30 दिन के अंदर पैसे देने हैं, फिर वो चाहता है कि भाई 30 नहीं जो है 45 दिन करो, तो ये क्या हो गया, इनलार्जमेंट ऑफ टाइम हो गया। तो ये हो गई इनलार्जमेंट ऑफ टाइम। तो ये लॉ की लैंग्वेज में क्या है इसको भी हम देखते हैं। लॉ में सेक्शन 148 ऑफ सीपीसी में लिखा हुआ है इनलार्जमेंट ऑफ टाइम के बारे में कि भाई when any period is fixed or granted by the court for doing any act prescribed or allowed by this code, the court may in this its discretion from time to time enlarge such period even though the period originally fixed or granted may have expired। मतलब कोर्ट ने एक टाइम दिया है आपको, या तो वो फिक्स किया है या वो ग्रांट किया है कोर्ट ने किसी भी एक्ट के लिए कि भाई तुम्हें ये काम फिराने टाइम में करना है, और कोर्ट वो चाह सकती है अपनी डिस्क्रिप्शन में उस टाइम को इनलार्ज करना चाहे तो वो कर सकती है, उस टाइम को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है। सपोज करते हैं जैसे रिटर्न स्टेटमेंट के लिए 30 दिन होते हैं, कोई एक एक्ट है, कोई कोई भी एक एक्ट है, कोर्ट कहती है कि भाई तुम्हें ये 15 डेज के अंदर करना है, लेकिन 15 डेज के अंदर क्यों इतना हादसा हो गया मेरे साथ, फिर मैं एप्लीकेशन दूंगा एनलार्जमेंट ऑफ टाइम की, कोर्ट को सेटिस्फाई करूंगा, फिर कोर्ट कहती है कि भाई ठीक है तुम्हें जो है 1 हफ्ता और दिया जाता है 22 डेज के अंदर, मतलब कि +7 डेज। 22 डेज के अंदर जो भी एक्ट कोर्ट ने कहा है, जो चाहे वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराना हो या किसी किस्म की एविडेंस लानी हो या कोई और काम हो जो कोर्ट ने ग्रांट किया है हमें या फिक्स किया है, और वो बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा सकती है। तो ये हो गया एनलार्जमेंट ऑफ टाइम सेक्शन 148 ऑफ सीपीसी में। और हम इसकी एप्लीकेशन एक जो है कोर्ट को देते हैं कि भाई इस जो भी हमें काम करने के लिए टाइम दिया है इस टाइम को ज्यादा बढ़ाया जाए, तो वो एप्लीकेशन भी हम ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्ट एंड एप्लीकेशन फॉर एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। सवाल इधर पैदा होता है, एक होता है एडजोर्नमेंट, दूसरा होता है एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। दोनों में दिन रात का फर्क है। एडजोर्नमेंट क्यों लेते हैं कि भाई एडजोर्नमेंट कहते हैं कि भाई इसको मुलतवी किया जाए, इस तारीख पे हम बिजी हैं कहीं, या कोई मसला हुआ है, हादसा हुआ है, हज पे गया है, कोई और मसला हो गया, तो हम कहते हैं कि भाई इसको मुलतवी करो। एनलार्जमेंट में क्या होता है, हमें कोई टाइम काम करने को दिया होता है कोर्ट ने, और वो उसने टाइम दिया होता है, फिर हम ज्यादा टाइम मांगते हैं। तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बाकी जो ड्राफ्टिंग है वो दोनों की सेम ही है। जैसे एडजॉर्नमेंट ड्राफ्ट करते हैं वैसे ही इनलार्जमेंट ऑफ टाइम ड्राफ्ट करते हैं। तो चलते हैं हम देखते हैं कि वो कैसे जो है ड्राफ्ट की जाती है। तो ये टाइटल आप देंगे जो भी कोर्ट होगी, जिस कोर्ट में जो है आप जो ड्राफ्ट कर रहे हो इनलार्जमेंट ऑफ टाइम। क्योंकि ये फर्स्ट एप्लीकेशन नहीं है तो इसमें शार्ट टाइटल होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर इनलार्जमेंट ऑफ टाइम अंडर सेक्शन 148, वो आप रेफर करेंगे भाई 148 के अंदर हम ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। उसमें क्या लिखेंगे, इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड या प्रेयर दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज्ड टू enlarge द ग्रांट द टाइम फॉर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट। अब आपका अपना केस सिचुएशन हो सकती है, इधर हमने ये सिचुएशन बनाई है कि हमें रिटर्न स्टेटमेंट जमा करानी, हमें ज्यादा टाइम चाहिए क्योंकि टाइम की कमी की वजह से डिफेंडेंट जो है ये नहीं कर सका विद इन स्पेसिफाइड टाइम। तो अब हमें कौन सा काम करना है, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी थी, टाइम गुजर चुका है, अब हम ज्यादा टाइम मांग रहे हैं कोर्ट से, तो हम एप्लीकेशन ऐसी देंगे इलाजमेंट ऑफ टाइम की, और कोर्ट हमें ज्यादा टाइम दे सकती है अप टू इट्स डिस्क्रिप्शन। तो द प्रेयर इज मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये कानून की बालादस्ती के लिए इल्तिजा की गई है। और डिफेंडेंट जो भी होगा अपनी सिग्नेचर करेगा, और प्लेंटिफ भी कर सकता है एनलार्जमेंट ऑफ टाइम के लिए, अगर प्लेंटिफ को कोर्ट अगर कोई काम देती है तो कोई टाइम फिक्स करके कि इस टाइम में तुम्हें ये काम करना है। तो ये हो गया एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। तो आई होप भी आप एनलार्जमेंट ऑफ टाइम समझ गए होंगे। तो आज का हमारा लास्ट जो टॉपिक है ये सिविल मॉड्यूल का, वो है समरी सूट। समरी सूट भी पढ़ेंगे, उसके साथ ऑर्डिनरी सूट में डिफरेंशिएट भी करेंगे। हमने जो भी अभी तक पढ़ा है वो ऑर्डिनरी सूट है, जो हमने प्रोसीजर पढ़ा, जो भी सारी चीजें पढ़ी वो ऑर्डिनरी सूट होते हैं। बाकी जो एक एक्स्ट्रा होता है वो होता है समरी सूट, तो वो भी हम पढ़ते हैं। इससे पहले जजमेंट और डिक्री हमने पढ़ी थी, उस टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं थी उसकी पिक्चर्स, तो इस वजह से अभी हम देख लेते हैं जजमेंट और डिक्री को। कि हमने पढ़ा था जजमेंट क्या होती है, उसमें ज्यादा चीजें लिखी होती हैं, डिक्री में जो होती है फॉर्मल बात की जाती है कि भाई इसके हक में फैसला आया। जजमेंट में सारा कुछ होता है, स्टोरी होती है प्लेंटिफ की और डिफेंडेंट की, उसके बाद इशू फ्रेम किए थे उसके, जो है क्या डिसीजन हुआ, उसकी रीजनिंग क्या हुई। तो जजमेंट ऐसे होती है, इस वजह से जजमेंट में आप देख सकते हैं 3 पेजेस हैं और डिक्री का एक ही पेज है। तो चलते हैं पहले जजमेंट देखते हैं। अच्छा, ये जजमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये एक अपील की जजमेंट थी, और उसके बाद अपील की डिक्री आई है। एक फैमिली अपील थी, हम आपको एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं कि जजमेंट और डिक्री में क्या डिफरेंस होता है। तो आप इधर देख सकते हैं कि ये स्टोरी सारी कुछ लिखी हुई है, फैक्ट्स लिखे हुए हैं, पैरा नंबर 2 से शुरू हुए हैं, द फैक्ट्स गिविंग राइज टू द फैमिली अपील, यार सारा कुछ। तो ये फैक्ट्स इधर लिखे हुए हैं। और जो है
इधर प्रेयर भी लिखा हुआ है कि इसने प्रेयर क्या मांगा था। ये सेकंड पेज है, सेकंड पेज में आप देख सकते हैं कि इधर इश्यूज लिखे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर। ये ये इश्यूज लिखे हुए हैं। इश्यूज के बाद कोर्ट ने अपनी पॉइंट्स दिए हैं कि भाई ये पॉइंट्स क्या है कि वेदर द इम्पेंट जजमेंट एंड डिग्री रिक्वायर्स इंटरफेरेंस ऑफ दिस कोर्ट और नॉट, ये पॉइंट्स बनाई है कोर्ट ने इश्यूज के बाद। ये आ गया थर्ड पेज, उसमें पॉइंट नंबर टू है, उसके बाद फाइंडिंग्स है। फाइंडिंग्स में भाई पॉइंट नंबर वन क्या है, नेगेटिव है। पॉइंट नंबर टू क्या है, फैमिली अपील डिसमिस्ड। तो फैमिली अपील डिसमिस, ये अलग सिचुएशन है कि फैमिली अपील की ये जजमेंट है, हर ऑर्डर की होती है, एक ट्रायल कोर्ट में भी अपील होती है और अपीलेट कोर्ट की भी जजमेंट होती है। तो आप अभी सिर्फ इतना देखें कि जजमेंट और डिग्री में क्या डिफरेंस है, जजमेंट कितनी बड़ी है। अभी 3 पेजेस तक है, उसके बाद पॉइंट नंबर वन की रीजनिंग दी गई है और पॉइंट नंबर टू की भी रीजनिंग दी गई है और उसके बाद जज ने अपनी सिग्नेचर की है। तो ये इतनी सारी चीजें जो हैं जजमेंट में दी जाती हैं। बाकी डिग्री का एक ही पेज होता है। इसमें क्या होता है, डिक्री में जो भी प्रेयर थी उसने जो मांगी थी वो, उसके बाद जजमेंट, बस जज ने अपनी सिग्नेचर कर दी है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं इधर ये टिकली लगी हुई है, कोर्ट स्टैम्प या कोर्ट फीस इसको कहते हैं। ये जब भी आप सीटीसी निकलवाते हैं, चाहे वो क्रिमिनल में हो या सिविल में, सिविल में अगर आप सीटीसी दे रहे हो तो सीटीसी एप्लीकेशन पे ये टिकली लगेगी। क्रिमिनल में जो है सीटीसी की एप्लीकेशन पे टिकली नहीं लगती। लेकिन जब वो आप जो डॉक्यूमेंट चाहते हैं जिसकी सीटीसी, वो डॉक्यूमेंट पे जो है टिकली लगी होती है। बाकी एप्लीकेशन पे आप क्रिमिनल में नहीं लगाते, क्रिमिनल में कोई भी एप्लीकेशन दो आप टिकली नहीं लगाते, सिविल में जो भी एप्लीकेशन आप दोगे उधर आपको टिकली लगानी है। तो सीटीसी की आप एप्लीकेशन दोगे तो उस पर टिकली लगेगी, और जिस चीज की आप सीटीसी मांगते हैं उसकी भी आपको ये टिकली, इसको बोलते हैं या स्टैम्प बोलते हैं, जो भी। हमारे यहाँ इसको टिकली बोलते हैं, आपको पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, क्योंकि हर रीजन की अपनी लैंग्वेज होती है। इसको हम स्टैम्प बोल सकते हैं। कोर्ट फीस होती है हर एप्लीकेशन की, जो 2 रुपए की होती है। तो ये इस वजह से डिग्री पे भी लगी हुई है, जजमेंट पे भी लगी हुई है, ये स्टैम्प या कोर्ट फीस। तो ये जरूरी होती है। तो इस वजह हमने इस जजमेंट और डिक्री की सीटीसी निकलवाई थी, तो इस वजह से कोर्ट ने ये जो है लगा के दी है। इससे जो है प्रूव होता है कि ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी आप सीटीसी निकलवा रहे हो उस पर ये नहीं लगा हुआ, फिर तो वो डॉक्यूमेंट आपके काम का नहीं होगा। तो ये जरूरी है, जो है कोर्ट आपको जो भी दे रहे हैं तो आप ये तस्दीक जरूर करिएगा। तो चलते हैं कि जजमेंट और डिक्री, आई होप भी आप समझ गए होंगे कि क्या चीजें हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक और लास्ट टॉपिक है सिविल मॉड्यूल का, इसके बाद सिविल मॉड्यूल हम कंक्लूड करेंगे और फैमिली मॉड्यूल जो है हमारा इंशाल्लाह शुरू होगा। और वो भी 5-6 लेक्चर्स होंगे उसके, क्योंकि इतना बड़ा नहीं होता फैमिली की मैटर्स में। मेंटेनेंस होती है, डाइवोर्स होती है, कस्टडी होती है, जेसिटेशन ऑफ मैरिज होती है और दूसरी बहुत चीजें होती हैं। तो वो हम कवर करेंगे, उसके बाद हमारा जो थर्ड पेज है वो कंक्लूड हो जाएगा। तो समरी सूट देखते हैं पहले, उसके बाद ऑर्डिनरी सूट से डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। अच्छा, जो समरी सूट है इसका जो स्कोप है वो नेरो स्कोप है, और जो वाइडर ऑर्डिनरी सूट है उसका वाइडर स्कोप है। अब नेरो और वाइडर से क्या है, नेरो इसमें जो है 3-4 चीजें आती हैं। अगर उसका मसला होता है तो समरी सूट होगा। बाकी जो ऑर्डिनरी सूट होता है उसमें किसी किस्म का भी मसला हो, आप ऑर्डिनरी सूट कर सकते हैं। समरी सूट के कौन से 3-4 चीजें हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। अभी जो ये अगली स्लाइड में वो लिखे हुए हैं तो हम उधर कवर करते हैं। बाकी ऑर्डिनरी सूट में हर किसी किस्म का सिविल मैटर का केस आप कर सकते हैं। दूसरा जो इनका डिफरेंस है वो है प्रोसीजर का। तो समरी सूट का हम प्रोसीजर देखते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी सूट का हमने देखा था क्या प्रोसीजर होता है। पहले बार प्लेंट फाइल करते हैं, उसके बाद समन्स होता है, फिर रिटन स्टेटमेंट, फ्रेमिंग ऑफ इशू, ट्रायल, जजमेंट आती है। ये सारा प्रोसीजर चलता है। लेकिन इधर क्या होता है, डिफेंडेंट को राइट ही नहीं होता कि भाई वो रिटन स्टेटमेंट जमा कराए। वो रिटन स्टेटमेंट, WS रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करा सकता अनटिल एंड अनलेस उसकी कोर्ट की परमिशन ना हो। मतलब इतनी सख्ती होती है इस प्रोसीजर में। समरी सूट के प्रोसीजर में वो क्या करता है, वो लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन फाइल करता है और बताता है कि भाई मुझे वैलिड डिफेंस है, इस वजह से लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन अलो की जाए। उसके बाद वो रिटन स्टेटमेंट जमा कराता है। कोर्ट को अगर लगता है कि उसकी जो डिफेंस है वो वैलिड है तो फिर उसको ग्रांट करेगी लीव। अदरवाइज केस को डिसाइड करेगी उधर ही इन दी फेवर ऑफ प्लेंटिफ। तो इसका प्रोसीजर सिंपल है। क्या है कि भाई प्लेंट जमा होती है समरी सूट की, रिटन स्टेटमेंट अभी जमा नहीं करा सकता डिफेंडेंट, लीव टू डिफेंड फाइल करेगा। अगर लीव टू डिफेंड अलो हो गई तो नॉर्मल ऑर्डिनरी सूट की तरह केस चलेगा, अगर अलो हो गई। अगर उसने जो है क्या कर दिया, अलो नहीं किया, उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो उधर ही जजमेंट आ जाएगी। ये इतना शॉर्ट केस है। अगर रिफ्यूज हो गई तो उधर ही जजमेंट, अलो हो गई तो फिर ऑर्डिनरी जो भी प्रोसीजर होता है वो फॉलो होता है।
तो आई होप भी आप ये समरी सूट और जो ऑर्डिनरी सूट में थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ गए होंगे। और भी बहुत सी चीजें हम पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा जो है क्लियर हो जाएगा। तो समरी सूट के की स्टेजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है, कोई इसको इंस्टीट्यूट करने के लिए प्लेंट फाइल करता है, रिटर्न जो प्लेंटिफ है वो प्लेंट फाइल करता है। ऑर्डिनरी सूट की तरह ही वो होती है, सिर्फ उसमें आप टाइटल देते हैं कि भाई ये जो प्लेंट है वो अंडर ऑर्डर जो है 37 लिखा हुआ है, ये ऑर्डर 37 है, रोमन मैथ में लिखा हुआ है। ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी के अंडर हम ये प्लेंट जमा करा रहे हैं। जज समझ जाएगा कि भाई ये समरी सूट की प्लेंट है। अच्छा, इधर लिखा हुआ है जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि भाई समरी सूट जो है वो 3 से 4 चीजों से रिलेटेड होता है। अगर उसका मसला है तो आप समरी सूट करेंगे, वरना आपको ऑर्डिनरी सूट करना होता है, प्रेफर करेंगे आप। तो वो कौन सी चीजें? एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा प्राइमरी नोट, तीसरा हुंडीज। अच्छा, ये 3 चीजें क्या हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज आपने अगर वो पढ़ा होगा, कौन सा होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्राइमरी नोट में क्या होता है, एक चेक की तरह ही एक होता है। उसमें अगर आप कर्ज ले रहे हैं किसी से और आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें पे करूंगा, तो ये हो गया प्राइमरी नोट। अगर कोई कर्ज दे रहा है और वो जो इशू कर रहा है कि भाई तुम्हें कर्ज वापस करना है इतने टाइम में, अगर वो कोई कागज इशू करता है तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये हो गए बिल ऑफ एक्सचेंज और प्राइमरी नोट। ज्यादा अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट देखने हैं तो यूट्यूब पे आप चले जाएं, उधर आप बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आपके सिलेबस में है तो आप उधर जरूर पढ़ेंगे इसको, उधर उसका अलग से एक ला बना हुआ है, आप उधर पढ़ेंगे। तीसरा आता है हुंडीज। अच्छा, ये हुंडीज भी एक किस्म का एग्रीमेंट होता है रिटर्न, अगर आप किसी बंदे से कर्ज लेते हैं। सोली जिंदगी में अगर आपको रिकवरी करानी है कर्ज की, तो उसमें आप समरी सूट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, ये हुंडीज क्या है? एक होता है हवाला हुंडीज और ये हुंडी सिर्फ एक हवाला हुंडी, अगर आपने सुना हो, ये इकोनॉमी में बहुत यूज होता है। रिसेंटली जो हमारे यहाँ जो डिफॉल्ट हो रहा था, जो 2023 या 2022 में डिफॉल्ट होने को था पाकिस्तान, लेकिन फिर आईएमएफ ने जो है लोन इशू कर दिया, तो फिर बच गए डिफॉल्ट से। तो वो जो हम डिफॉल्ट हो रहे थे वो इस हवाला हुंडी के सिस्टम की वजह से हो रहे थे। ये एक किस्म का सिस्टम है, जो फॉरेन से जो डॉलर्स आते हैं, तो वो इस किस्म से जो है वो इसे, तब मतलब एक सिस्टम में हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते, जाएंगे तो एक 10-15 मिनट का इसका लेक्चर हो जाएगा। इस वजह से हम इसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करते, बस आप ऐसा समझिएगा कि भाई जो हमारे मुल्क में फॉरेन, हम हमारे बंदे जो जो फॉरेन में बैठे हैं, जो कमा रहे हैं, फिर वो अपने घर में पैसे बेचते हैं, तो वो डॉलर की सूरत में बेचते हैं। तो एक तो लीगल तरीका है भेजने का, दूसरा है इलीगल। लीगल में सपोज करें डॉलर है 300 का, इलीगली वो हमें डॉलर 320 का कहेगा कि भाई ठीक है मैं तुम्हें 320 में खरीदूंगा, इलीगली। अब हम हमारे यहाँ क्या होता है, फिर वो देखते हैं कि भाई हमें यहाँ फायदा बहुत है, $1 पे 20 रुपए जो है हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर ज्यादा अमाउंट होगा तो फिर लाखों का किस्सा चढ़ जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो इलीगल तरीके से जो है वो अपने जो है यहाँ जो भी अपने फैमिली मेंबर्स रहते हैं उधर पैसे बेचते हैं। और जो डॉलर होता है वो अपने हमारे यहाँ जो है फॉरेन जो रिजर्व हैं उसमें नहीं आता, किसी एक प्राइवेट बंदे के यहाँ चला जाता है, फिर वो उसका जो भी इस्तेमाल करता है। तो बहरहाल ये एक सिस्टम है। तो हुंडी भी उस वहां से ही लिया गया है, हवाला हुंडी से। वो भी एक किस्म का जो एक कर्ज होता है, जिसमें रिटर्न एग्रीमेंट होता है कि भाई मैं तुम्हें कर्ज दे रहा हूँ, ऐसा कुछ। तो कर्ज से रिलेटेड कोई किस्म का आपको सूट हो, या बिल ऑफ एक्सचेंज, प्राइमरी नोट या हुंडी से रिलेटेड, तो आप जो है समरी सूट फाइल करेंगे। तो ये आप प्लेन फाइल करेंगे। उसके बाद क्या है, समन इशू होगा। जैसे नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल सूट्स में प्लेन के बाद क्या होता है, समन इशू होते हैं। तो इसमें भी क्या होंगे, समन इश्यूज होंगे। तो आप ये देख सकते हैं इधर लिखा हुआ इश्यूज ऑफ समन। तो वो समन नोटिस होगा डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट आप आएगा, डिफेंडेंट के पास राइट नहीं है खुद को डिफेंड करने का, हमने पहले भी देखा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये समरी सूट है, इस वजह से इसमें नहीं दिया जाता। इसमें क्या है कि भाई तुम लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन दो, जब उसको रिसीव होंगे समन, तो डिफेंड रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकता, बल्कि लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन फाइल करेगा। उसकी 3 कंडीशंस होंगी। अगर वो ग्रांट हो गई तो जो सूट होगा वो ऑर्डिनरी सूट की तरह चलेगा। अगर वो ग्रांट हो गई कंडीशनली, तो फिर वो कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो फिर वो नॉर्मल सूट की तरह चलेगा। अगर वो रिफ्यूज हो गई तो उधर ही जो है जजमेंट आ जाएगी, उधर ही डिक्री आ जाएगी। रिफ्यूज होने की सूरत में तो फिर वो बहुत ही छोटा हो जाएगा जो भी सूट होगा, क्योंकि प्लेंट के बाद जजमेंट आ जाएगी।
लेकिन अगर अलो हो गई तो फिर वो ऑर्डिनरी सूट की तरह चलेगा। अच्छा, इसमें जजमेंट कैसे आएगी? जजमेंट जो होगी उसमें एक तो कहा जाएगा कि भाई जो तुमने उससे अमाउंट लिया है, प्रिंसिपल सम, जो तुमने उससे अमाउंट लिया है, सपोज करें 1 लाख रुपए मैंने लिया था, तो 1 लाख रुपए कोर्ट बोलेगे कि भाई तुम जो 1 लाख रुपए जो है फिलानी बंदे को दो, तुमने क्योंकि उससे जो है कर्ज लिया था। उसके साथ साथ जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, सपोज करते हैं जो है 10,000 या 5,000 का उस पर इंटरेस्ट बना, तो मुझे वो 5,000 भी देने होंगे, और जो भी उसका अलग से खर्चा आया है वो अगर बनता है तो फिर वो भी जो है मुझे देना होगा। तो ये हो गए, तीन चार चीजें होगी जो हमें पे करनी होगी जो भी डिफेंडेंट होगा इस समरी सूट में। तो आई होप ये आप जो है समरी सूट समझ गए होंगे ये क्या होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज, और जो है क्या हो गया जो है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके साथ प्रामजी नोट और हुंडीज में जो है आप ये फाइल करते हैं। तो चलते हैं हम इसकी ड्राफ्टिंग की तरफ से, ड्राफ्टिंग ऑफ समरी सूट। अच्छा, इसमें लीव टू डिफेंड हमने देखी है, तो लीव टू डिफेंड भी हम जो है ड्राफ्ट करेंगे। तो पहले हम समरी सूट ड्राफ्ट करते हैं, उसके बाद जो है हम लीव टू डिफेंड की जो है वो हम ड्राफ्ट करेंगे। तो चलते हैं हम केस स्टडी के थ्रू हम ड्राफ्ट करते हैं। आप ये केस स्टडी पढ़ लीजिए, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। नबील नाम का बंदा है, उसने क्या किया है, 5 लाख रुपए लिए। किससे? अमजद से, 10 मार्च को। और जो है उसने चेक उसको दिया, अमजद ने ठीक कहा कि भाई ठीक है मैं तुम्हें चेक देता हूँ, और चेक का नंबर भी इधर लिखा हुआ है, 5 लाख रुपए का, ठीक है। अब तारीख आई और नबील ने चेक दिया उसी तारीख को, वो डिसऑनर हो गया कि भाई इस अमजद के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं, वो जो है हमारी तरह वो क्या है, पापर है, गरीब है या नीला है, ऐसा कुछ है। अब नबील ने अमजद को कांटेक्ट किया कि भाई मुझे अपने पैसे वापस करो, और अमजद ने कहा कि भाई मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा। उसके बाद नबील गया एफआईआर रजिस्टर कराने उसके खिलाफ, और एफआईआर रजिस्टर हो गई जो नसीम नगर हैदराबाद थाने पे है, और उसका क्राइम नंबर 20/2024, जो अभी पेंडिंग केस है। कोई भी मजिस्ट्रेट होगा जिसके यहाँ पेंडिंग होगा, क्योंकि एफआईआर जो भी होती है उसके बाद मजिस्ट्रेट के यहाँ केस जाता है, फिर वो देखा जाता है कि भाई अगर जो है मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट चलाएगा, अगर सेशन ट्रायल है तो फिर सेशन जज को ट्रांसफर कर देगा। अब नबील आया है समरी सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए अमजद के खिलाफ। अब सवाल यहाँ पैदा होता है एक, वो ये है कि क्या हम एक ही मसले की क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं? तो उसका जवाब है यस। इसके साथ मसला एक ही है कि भाई इसको जो है 5 लाख रुपए चाहिए, इसने एफआईआर भी उसके खिलाफ कटवाई। और कौन सी एफआईआर? डिसऑनर ऑफ चेक की, भाई जिसने चेक जो दिया है उसमें पैसे ही नहीं है। दूसरा, अब ये समरी सूट के यहाँ आया है कि भाई मैंने इसको कर्ज भी दिया है 5 लाख रुपए का, वो तो मुझे चाहिए ना। तो उसने अब समरी सूट के लिए हमारे को जो है, हमको जो है क्या किया है, आया है हमारे यहाँ, और उसने कहा है कि भाई समरी सूट फाइल करना है। फिर हम उसको, हमारे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोनों एक साथ चला सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, हम चला सकते हैं सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एट द सेम टाइम। तो चलते हैं हम समरी सूट ड्राफ्ट करते हैं नबील के बिहाफ पे। तो जो हम ड्राफ्ट करेंगे तो वो अंडर आर्डर 37 और रूल 1 एंड 2 के तहत होगा। तो वो हम देखते हैं कि वो कैसे ड्राफ्ट करते हैं हम। तो टाइटल आप देंगे इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, समरी सूट नंबर लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, समरी सूट है। तो इस वजह से आप लिखेंगे कि भाई समरी सूट नंबर। अब इसकी सारी, आप ये नॉर्मल जैसे प्लेंट होती है वैसे ही ये ड्राफ्ट की जाती है। आप अपनी क्लाइंट की सारी डिटेल्स देंगे, और जो भी डिफेंडेंट होगा उसकी सारी डिटेल्स, और टाइटल देंगे समरी सूट अंडर जो भी होगा आर्डर 37 रूल 1 एंड 2। अच्छा, इधर आप अमाउंट मेंशन करते हैं, आप करना चाहें तो अमाउंट कर सकते हैं, कितना अमाउंट चाहिए, 5 लाख रुपए का अमाउंट, उसके साथ साथ जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है वो हमें दिया जाए। तो हम वैसे जैसे नॉर्मल प्लेंट ड्राफ्ट करते हैं वैसे ही इसको ड्राफ्ट करेंगे कि भाई द अबव नेम प्लेंटिफ रिस्पेक्टफुली सबमिट्स बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। उसके बाद पैरा नंबर 1 में हमने क्या लिखा है कि भाई प्लेंटिफ बहुत ही शरीफ है, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद हम अपनी फैक्ट्स बताएंगे कि भाई फिलानी तारीख को क्या क्या इसने 5 लाख रुपए दिए और उसको चेक इशू किया गया फिलानी बैंक का 5 लाख रुपए का। और फिलानी तारीख को फिर प्लेंटिफ गया, वो चेक जो भी था, अभी बैंक थी उसकी, फिर वहां गया, उसको चेक डिसऑनर हुआ और स्टाफ ने कहा कि भाई ये ब्लॉक चेक है, मेमो ब्लॉक चेक यहाँ एक किस्म का भाई। अच्छा, ब्लॉक चेक का नाम लिखा गया है। ब्लॉक चेक का मतलब क्या है? एक होता है भाई इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। दूसरा होता है ब्लॉक चेक, जो अगर मेरा सपोज करें बैंक अकाउंट खुला हुआ है, अगर मैं बैंक को कह दूं कि भाई मेरे चेक बुक को ब्लॉक कर दो, तो वो जो अगर कर देगी और जो भी बंदा पेमेंट कराने आएगा तो वो उसको बताएंगे कि भाई अपनी जो मालिक है इस अकाउंट का, ओनर है, उसने ब्लॉक कर दिया है खुद अपनी चेक नंबर को या चेक को। अब चेक के थ्रू आप जो है ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्यों किया जाता है ब्लॉक? चेक को क्यों ब्लॉक किस सूरत में आप करवा सकते हैं? जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो, लेकिन जो चेक बुक है आपसे कहीं जो है गुम हो गया हो, तो आपको कोई खदशा है कि भाई मेरा चेक बुक गुम हो गया है, इस सूरत में कोई बंदा उससे जो अमाउंट लिख कर जो है पैसे ना निकल आ रहे, निकलवा ना ले, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? आप अपनी जो है बैंक जिस कंसर्न जिसमें भी आपका ओपन अकाउंट है, तो उधर आप कांटेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई मेरे जो अकाउंट है उसको क्या करो, ब्लॉक कर दो अभी के लिए चेक बुक के हिसाब से। तो चेक बुक के थ्रू ट्रांजेक्शन आपकी नहीं होगी। तो अभी ये मसला है। अब ये बंदा गया है और उसने कहा है कि भाई ओनर ने कह दिया है कि भाई चेक बुक के थ्रू जो है पेमेंट नहीं देना किसी को, तो अब मेरी चेक बुक के थ्रू इसकी पेमेंट नहीं हो सकती। अब उसके बाद वो प्लेंटिफ गया, कांटेक्ट किया जो डिफेंडेंट को, उसको सारी स्टोरी बताई और उसको बताया कि भाई मुझे पैसे वापस करो, लेकिन डिफेंडेंट ने क्या कर दिया? तो डिफेंडेंट ने क्या कर दिया? उसको जो है रिफ्यूज कर दिया। और उसके बाद रिफ्यूजल के बाद प्लेंटिफ ने एफआईआर कटवाई 489F की, जो फोर्थ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेंडिंग है। अब काज ऑफ एक्शन बताएगा, जो जो रिक्वायरमेंट्स प्लेंट के, काज ऑफ एक्शन इस तारीख को अराइज हुआ जब ये चेक जो है डिसऑनर हुआ। और जो है सेकंडली तब अराइज हुआ जब उसने पेमेंट करने से इनकार कर दिया, वो अभी तक चल रहा है। और काज ऑफ एक्शन जो अकर्ड है पुलिस स्टेशन नसीम नगर के हैदराबाद की यहाँ, इस वजह से इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है। और जो है सब्जेक्ट मैटर कितना है? 5,20,000। तो इस वजह से 15,000 की जो मैक्सिमम फीस है हमने जमा करा दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई 5 लाख रुपए की बात थी, तो ये 5,20,000 रुपये कहाँ से आ गए? 20,000 रुपये थे, वो इंटरेस्ट की बात कर रहा है इधर। 5 लाख रुपए तो उसके अकाउंट से, दूसरा जो 20,000 है वो इंटरेस्ट मांग रहा है कोर्ट से। प्रेयर में हम क्या करेंगे कि भाई इसको डायरेक्ट किया जाए कि भाई 5 लाख रुपए दे और जो इंटरेस्ट है 20,000 का वो भी दे, और जो भी हमारा खर्चा आया इसमें सूट केस करने में, तो वो भी हमें दे। तो प्रेयर बनाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन रिपीट करता मैं समझता हूँ कि इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत मरतबा हम देख चुके हैं। तो ये हो गया समरी सूट। तो आई होप भी आप ये समरी सूट समझ गए होंगे। अब ये प्लेंटिफ ने जो है किया है फाइल। अब डिफेंडेंट को समन नोटिस होगा, डिफेंडेंट अब आएगा, फिर डिफेंडेंट क्या करेगा? लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन फाइल करेगा। अगर ये अलो हो गई तो केस क्या है? नॉर्मल नॉर्मल की तरह, जो ऑर्डिनरी सूट है उसकी तरह ही जो है वो चलेगा। अगर ये रिफ्यूज हो गई, रिफ्यूज होने की सूरत में कोर्ट क्या करेगी? उधर ही क्या करेगी? जजमेंट जो है सुना देगी। तो ये इतना छोटा केस हो जाएगा अगर रिफ्यूज हो गई। तो हम चलते हैं वो लीव टू डिफेंड फाइल करते हैं, फिर उसका अपना नसीब है, अगर वो अलो हो गई तो ठीक है, रिफ्यूज हो गई तो फिर भी उसका अपना मसला है, लेकिन हम ड्राफ्टिंग सीख लेते हैं। चलते हैं हम लीव टू डिफेंड ड्राफ्ट करते हैं। टाइटल हमने दिया हुआ है, जो भी कोर्ट थी जिसमें जो उसने समरी सूट फाइल किया है। अब ये सेकंड एप्लीकेशन है तो इस वजह से हमने इसमें टाइटल शार्ट दिया हुआ है। और हमने इधर टाइटल दिया एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड आर्डर 37 रूल 3। जो लीव टू डिफेंड है वो रूल 3 में होती है, बाकी जो समरी सूट है रूल 1 और 2 में होता है। आर्डर दोनों का सेम है, आर्डर 37। इसमें हमने कोर्ट से क्या मांगा है कि भाई इट इज रिस्पेक्टफुली प्रेड ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, कि भाई ये ऑनरेबल कोर्ट इस एप्लीकेशन को अलो करे और डिफेंडेंट को इनेबल करे कि भाई वो डिफेंड कर सके खुद को ऑन दी फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स जो अकम्पनिंग एफिडेविट में मौजूद हैं। और ये प्रेयर जो है कानून की बालादस्ती के लिए मांगी गई है। अच्छा, इधर एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हो गई, एडवोकेट फॉर प्लेंटिफ हमने लिखा हुआ है, हालांकि ये क्या होगा? ये होगा एडवोकेट फॉर डिफेंडेंट, क्योंकि जो लीव टू डिफेंड होती है वो डिफेंडेंट फाइल करता है। फिर उसके बाद एफिडेविट बनाएगा और एफिडेविट में अपने फैक्ट्स लिखेगा। ये अपनी सारी डिटेल जो भी क्लाइंट की होगी, और जो भाई मैं डिफेंडेंट हूँ इसमें, और अकम्पनिंग जो भी है, मैंने ड्राफ्ट कराया अपनी डायरेक्शन पे, जो लिखा हुआ है मेरे इल्म के हिसाब से वो सच है।
और थर्ड में हम अपने ग्राउंड्स बताएंगे जो भी हम बताना चाहते हैं भाई, कि भाई मैंने किसी किस्म के पैसा नहीं लिया था प्लेंटिफ से, ये प्लेंटिफ जो एक झूठा केस बना रहा है मेरे ऊपर। और हैरान होने वाली बात यह है कि भाई इसने मुझसे 5 लाख रुपए लिए और जो है रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं बनाया, ना ही किसी किस्म का डॉक्यूमेंट दिखाया जो इस बात इसकी ट्रांजेक्शन को जो है साबित कर सके कि भाई मैंने इसे 5 लाख रुपए लिए थे। तीसरा ये कि भाई ना ही इसने किसी किस्म का विटनेस दिया है, क्योंकि एग्रीमेंट में विटनेस बनाने जरूरी होते हैं, उसके साथ साथ एग्रीमेंट रिटन होना लाजमी है। अगर आप इन्फोर्स कराएंगे तो इन्फोर्स में आपको आसानी हो जाएगी क्योंकि आपके पास प्रूफ होगा। उसके बाद ये अपनी स्टोरी बताता है कि भाई ये जो चेक नंबर है मेरा फिलानी तारीख का, ये क्या हो गया था, मिसप्लेस हो गया मेरे घर से, इस वजह से मैंने एनसी भी कटवाई थी इस थाने के ऊपर, और मैंने एप्लीकेशन भी दी थी बैंक अथॉरिटीज को, भाई मेरा जो चेक बुक है वो ब्लॉक कर दिया जाए। तो इसने अपनी जो भी पोजीशन है वो क्लियर कर दी। और इसने बताया कि भाई ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है कि भाई आपकी टू अलो अ पर्सन टू डिफेंड एनी क्लेम अगेंस्ट हिम बिफोर अनाउंसिंग अ डिसीजन, कि भाई अगर किसी बंदे के खिलाफ कोई क्लेम है, आप उसके खिलाफ डिसीजन दे रहे हैं, तो पहले उसको जो बात सुनी जाए। ये एक नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं आरटी अल्टरम पार्टम। नो वन शुड बी रिमेन अनहर्ड। कोई भी बंदा जो है ऐसा ना हो जिसको बात नहीं सुनी जाए, हर बंदे की सुननी चाहिए जिसका इंटरेस्ट हो उस फैसले में। तो इस वजह से ये एक नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है, और इसके वैल्यूएबल राइट्स हैं इस केस में, लिहाजा इसको अलो किया जाए डिफेंड करने के लिए। और जो भी सच है इसके इल्म के हिसाब से सच है, डिपोनेंट। फिर उसके बाद ये सारा कुछ जो जो भी एफिडेविट में डिटेल्स होती हैं वो लिखी हुई हैं। तो ये हो गया लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन। तो आई होप ये आप ये लीव टू डिफेंड भी समझ गए होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो सिविल मॉड्यूल है वो क्या हो गया, वो इख्तिताम पे आ गया है। अब हमारा फैमिली मॉड्यूल जो है वो शुरू होगा। तो आज के जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ लिए, और जो जिन्होंने पूछे हैं तो उनके भी जवाब हम देते हैं। अच्छा, ये मकसूद का सवाल है कि देर ऑन की मीनिंग क्या है। अच्छा, देर ऑन की वैसे तो मीनिंग अगर देखी जाए इंग्लिश के हिसाब से तो ये अपॉन डेट होती है। और उसका मतलब ये होता है कि भाई जो भी आप फॉलोइंग चीज मेंशन कर रहे हो, जो आपने पहले मेंशन की हुई है उससे रिलेटेड, मतलब आप रिपीटेशन किसी चीज की नहीं कराना चाहते, तो उसको भाई उसको बोल सकते हैं कि भाई देर ऑन। सपोज मैं आपको समझाता हूँ कि भाई जैसे बोल जाए भाई बेल एंड कैंसिलेशन देर ऑफ या देर ऑन। बेल एंड कैंसिलेशन, देर इधर देर ऑफ यूज होगा, और कुछ कंडीशंस में देर ऑन भी होता है। इधर हो गया देर ऑफ। देर ऑफ का मतलब भाई जो ये बेल है वो उसकी बात कर रहा है। भाई कैंसिलेशन किसकी, बेल की कैंसिलेशन, क्योंकि भाई जो बेल है वो पहले मेंशन्ड हुआ है, तो इस वजह से ये देर ऑफ है। अब ये इंग्लिश का लेक्चर हो जाएगा, हम इसको ज्यादा डीप में जो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन क्योंकि लॉ से रिलेटेड है तो इस वजह से हमें जो आना जरूरी है कि भाई ये देर ऑन देर ऑफ का मतलब क्या है। तो देर ऑफ का मतलब ये हो गया कि भाई जो कैंसिलेशन, किसकी कैंसिलेशन, बेल की कैंसिलेशन। कैंसिलेशन इस वजह से हमने देर ऑफ यूज किया है कि भाई देर ऑफ तब यूज करते हैं या देर ऑन तब यूज करते हैं भाई कोई प्रीवियसली मेंशन चीज है फिर उसके बारे में हम कोई चीज बताना चाहते हैं तो फिर हम रिपीटेशन नहीं करते, क्योंकि रिपीटेशन एक awkward चीज हो जाती है, तो इस वजह से हमें देर ऑन या देर ऑफ यूज करते हैं। और किसी को सवाल हो तो काइंडली पूछें, वरना हम जो सिविल मॉड्यूल का इख्तिताम करें। अच्छा, ये मकसूद के ने सवाल किया है कि भाई समरी सूट के टाइटल में। तो चलते हैं टाइटल पे। अच्छा, ये टाइटल जैसे नॉर्मल जो होता है वैसे ही इसका टाइटल होता है, इसमें आप सिर्फ डिटेल्स देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट इंस्टेंस में आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो इस वजह से आपको सारी डिटेल्स देनी होती हैं।
और समरी सूट का टाइटल ऐसे होगा, समरी सूट अंडर आर्डर 37 रूल 1 एंड 2 सीपीसी फॉर रिकवरी, या जो भी जितना अमाउंट आप रिकवर कराना चाहते हैं उसके साथ जो भी आप इंटरेस्ट चाहते हैं वो आप लिखेंगे। तो ये टाइटल है। अगर इससे रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो काइंडली पूछें। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। और हमने जो भी रिमेनिंग चीजें हैं वो, सर इंटरेस्ट देरान में अर्ज कर रहा था कि बाकी के भी पैसे। अच्छा, इंटरेस्ट देरान का मतलब है किसका इंटरेस्ट? 5 लाख रुपए का। अब 5 लाख रुपए हम जो रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगी, रिपीटेशन हो जाएगी। तो इस वजह से हमने इसको देरान लिख दिया है। मैं इसको समझाता हूँ आपको। अब इंटरेस्ट ऑफ 5 लाख रुपए अगर मैं लिखता हूँ तो 5 लाख रुपए 2 बार आ जाएगा कि भाई रिकवरी ऑफ 5 लाख रुपए एंड इंटरेस्ट ऑफ 5 लाख रुपया। तो दो दो बार अगर कोई चीज आती है तो वो अच्छी नहीं लगती, इस वजह से इसने लिखा है कि भाई इंटरेस्ट देरान। अब देरान किसका इंटरेस्ट? जो प्रीवियसली मेंशनड है। प्रीवियसली क्या मेंशनड है? प्रीवियसली 5 लाख रुपए मेंशनड है। तो 5 लाख रुपए पे जितना इंटरेस्ट बनता है वो। तो आई होप ये आप ये समझ गए होंगे कि देरान का मतलब क्या है। तो और कोई सवाल है तो काइंडली पूछें, वरना हम क्लास को वाइंड अप करते हैं और इधर हमारा सिविल मॉड्यूल जो है खत्म होता है। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच मकसूद। एंड इंशाल्लाह फिर हम अपकमिंग लेक्चर जो भी होगा हमारा वो फैमिली मॉड्यूल का होगा। तो आई होप ये आपको ये जो भी हमारी जर्नी थी सिविल की और क्रिमिनल की, आपने अच्छी तरह से चीज़ें को कवर किया होगा, अच्छी तरह से चीज़ों को जो है समझा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे फैमिली मॉड्यूल में। जजाकल्ला, फी अमानिल्लाह।